हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्लास 11th का चैप्टर है और चैप्टर नंबर 11 ही है। अब जैसे कि हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कंप्लीट किया पिछले वीडियो में, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियोस को देखो, फिर आप इस वीडियो पे आना। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में, क्योंकि हमने पढ़ना ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और ट्रांसपोर्ट मेनली वाटर का ही होगा। तो वाटर का ही ट्रांसपोर्ट क्यों कर रहे हैं, तो प्लांट का वाटर के साथ में क्या रिलेशन है, ये हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। वाटर इज इसेंशियल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट एंड प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कह रहा है कि जितनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है प्लांट की, उनके लिए वाटर ज़रूरत है। बिना उसके वाटर के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाएंगी। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे लिविंग सेल का 60-70% तक, अबाउट 60 से भी ज़्यादा 70% तक पार्ट जो है वाटर ही होता है। वाटर के कारण ही उसका वेट होता है, उसी के कारण जो है उसका वेट होता है 70% तक। तो इसलिए वाटर एसेंशियल है सब लिविंग सेल्स के अंदर। इट प्रोवाइड्स द मीडियम, ये मीडियम प्रोवाइड करता है इन विच मोस्ट सब्सटेंसेस आर डिजोल्व, जिसमें सारे सब्सटेंसेस डिजोल्व रहते हैं। तो ये मीडियम का काम करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में मीडियम का काम करने वाला वाटर ही होगा, उसी के अंदर से जितने भी सब्सटेंसेस होंगे डिजोल्व रहेंगे। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल्स इज नथिंग, ये प्रोटोप्लाज्म जो होता है नथिंग बट वाटर इन विच डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर डिजोल्व एंड सेवरल पार्टिकल सस्पेंडेड। उसी वाटर जो है मेन वहाँ पे मीडियम है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स डिजोल्व रहते हैं या फिर सस्पेंडेड रहते हैं। तो इसके प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो वाटर का ही बना है। मैंने बताया कि अबाउट 70% से भी ज़्यादा हो सकता है कहीं कहीं पे, तो मोस्ट कॉमनली इतना मिलता ही है। जैसे कि प्लांट्स में बता रहे वाटर मेलन हैज़ ओवर 92% वाटर। कितना है यहाँ पे, वाटरमेलन में 92% तक वाटर होता है। इसलिए समर्स में जब हम खाते हैं वाटरमेलन तो समर्स में डिहाइड्रेशन होने का चांस रहता है। तो इसलिए एडवाइस किया जाता है हमें कि हम वाटरमेलन को खाएं, ताकि हमारी बॉडी में जब खाएंगे तो बहुत सारा पानी हमें मिलेगा और उसका हमें फ़ायदा होगा, हमें डिहाइड्रेशन नहीं होगा जल्दी से समर्स में। इसलिए वाटरमेलन ज़्यादा खाना चाहिए आपको। हर्बेशियस प्लांट्स हैव ओनली अबाउट 10-15% ऑफ इट्स फ्रेश वेट एज ड्राई मैटर, मतलब उनमें केवल 10 से 15% ही ड्राई वेट होता है। बाकी वहाँ पे 85-90% वेट जो है वो पानी के कारण होता है और वो वेट होता है। ठीक है, तो वहाँ पे ड्राई मैटर बहुत ही कम 10-15%, और इसका मतलब वहाँ पे पानी का कंटेंट कितना होगा, वाटर कंटेंट 85-90% तक होगा। हर्बेशियस प्लांट्स की बात हो रही है, मतलब बहुत सारा पानी होता है उनके अंदर। ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर विद इन ए प्लांट वेरीज, मगर कह रहा है कि प्लांट के अंदर भी वेरी करता है। कैसे, सो वुडी प्लांट्स हैव रिलेटिवली वेरी लिटिल वाटर वाइल सॉफ्ट पार्ट्स मोस्टली कंटेन, कि जो वुडी पार्ट होते हैं ना वहाँ पे वाटर कम होता है, जबकि जो सॉफ्ट पार्ट हैं जो मोस्टली कंटेन वाटर, और सॉफ्ट पार्ट्स में वाटर ज़्यादा होता है। जैसे कि सॉफ्ट पार्ट में अगर बात करें, ए सीड में अपीयर ड्राई बट इट स्टिल हैज़ वाटर अदरवाइज इट वुड नॉट बी अलाइव एंड रेस्पायरिंग, और वो ना ही जिंदा होगा ना ही रेस्पायरेशन हो रहा होगा उसके अंदर। जैसे सीड हमें बाहर से तो ड्राई दिखता है, मगर अंदर उसके वाटर होता है। वाटर होने के कारण वो अलाइव भी रहता है और उसके अंदर रेस्पिरेशन चलता रहता है, इसलिए वो अलाइव होता है हमेशा के लिए। ठीक है, और यहाँ का जैसे वेरिएशन आ रही है वाटर की, क्योंकि वुडी पार्ट हो गया वहाँ पे कम मिलेगा, जैसे सॉफ्ट पार्ट हो गए लीफ हो गए वहाँ पे पानी ज़्यादा मिलेगा आपको। तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में उसका वेरिएशन आ जाते हैं, विद इन द प्लांट भी आ जाएगी वेरिएशन। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टेक अप ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर डेली बट मोस्ट ऑफ इट इज लॉस्ट टू द एयर थ्रू evaporation फ्रॉम द लीव्स नोन एज ट्रांसपिरेशन। लेकिन जो लैंड पे प्लांट्स होते हैं टेरेस्ट्रियल, जो लैंड पे ग्रो कर रहे हैं, वो बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब तो करते हैं, मगर उसका मेजोरिटी अबाउट मेक होगी 99% तक वो लॉस कर देते हैं इवेपोरेशन के द्वारा, जिसको बोलते हैं हम ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन के बारे में इसी चैप्टर में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले भी हैं। A mature corn plant absorbs almost 3 liters of water in a day, while a कह रहा है कि मेच्योर कॉर्न प्लांट एक दिन में 3 लीटर पानी एब्जॉर्ब कर सकता है, वाइल मस्टर्ड प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट इन 5 आवर्स। और मस्टर्ड प्लांट उसके वेट के बराबर पानी 5 घंटे में एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सोचो कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा पानी का, और कितना उनकी बॉडी के अंदर जो है पानी प्रेजेंट होगा। Because of this high demand of water, it is not surprising that water is
ऑफन लिमिटिंग फैक्टर। तो इसलिए वाटर क्या है, लिमिटिंग फैक्टर ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन बोथ एग्रीकल्चरल एंड नेचुरल इन्वायरमेंट्स। तो इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है अगर पानी की, तो इसलिए ये लिमिटिंग फैक्टर भी बन जाता है। किस लिए, एग्रीकल्चर जब हम देखते हैं और साथ में हम नेचुरल इन्वायरमेंट है, अगर वहाँ पानी नहीं होगा तो वहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर के कारण ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी इफेक्ट हो सकती है। तो ये तो था कि प्लांट का वाटर के साथ क्या रिलेशन है। तो इसलिए प्लांट के लिए जो है अगर सर्वाइवल होना है तो वाटर की ज़रूरत होगी, क्योंकि मीडियम का काम वाटर ही कर रहा है, और जितने भी मॉलिक्यूल्स वहाँ पे हैं वो सारे डिजोल्व वाटर में ही रहेंगे या सस्पेंडेड फॉर्म में होंगे। तो उसके लिए वाटर की ज़रूरत ज़्यादा है। हमें देख भी लिया कि हाँ 70 to 90% तक बॉडी वेट या उससे ज़्यादा भी वाटर का ही बना होता है। मगर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में वेरिएशन आती है। वुडी पार्ट्स में कम वाटर मिलेगा आपको, सॉफ्ट पार्ट्स में ज़्यादा वाटर मिलेगा। और सीड के अंदर भी वाटर होता है, दिखने में ड्राई है मगर अंदर वाटर रहता है स्टोर्ड। ये हमने पढ़ा प्लांट वाटर रिलेशन। अब देखते हैं हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ परमेबिलिटी, परमेबिलिटी के बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप्स की मेम्ब्रेन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने टेबल से दिखाया है, यहाँ पे टाइप लिखा है मैंने, वो सॉल्यूट को अलाउ करेगी या सॉल्वेंट को अलाउ करेगी, और एग्जांपल। तो ये हमारी टेबल है। जैसे कि मैंने परमेबल को पढ़ाया है सबसे पहले, परमेबल तो सॉल्यूट को भी अलाउ करेगी, सॉल्वेंट को भी अलाउ करेगी, मैं दोनों को अलाउ कर रही है। एग्जाम्पल इसका प्राइमरी सेल वॉल, मतलब सेल वॉल जो अभी बनी है वो दोनों को अलाउ करती है, सॉल्यूट को भी और सॉल्वेंट को, इसलिए उसको हम बोलते हैं परमिएबल होती है सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल मेनली। सेमी परमेबल जो सॉल्यूट को अलाउ नहीं करेगी, केवल सॉल्वेंट को अलाउ करेगी, इसका एग्जांपल हो जाएगा एग मेम्ब्रेन। एग के अंदर से अगर मेम्ब्रेन निकालेंगे हम लोग तो वो मेम्ब्रेन जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है, केवल सॉल्वेंट को अलाउ करती है, सॉल्यूट को अलाउ नहीं करती है। सिलेक्टिवली परमेबल, ये सॉल्वेंट को तो अलाउ कर रही है, साथ में सिलेक्टेड सॉल्यूट्स को भी अलाउ कर रही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। और इसका एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है, वो सॉल्वेंट को अलाउ करेगी और सिलेक्टेड सॉल्यूट्स को। इम्परमेबल जो किसी को अलाउ ना करे, ना सॉल्यूट ना सॉल्वेंट, उसको बोलेंगे इम्परमेबल मेम्ब्रेन। और ये इसका एग्जांपल क्यूटिनाइज्ड, अगर सेल वॉल में क्यूटिन का डिपोजिशन हो गया सुबेरिन का, तो वो इम्परमेबल बन जाती है, उसके सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल जो होता है वहाँ से कोई भी वहाँ मूवमेंट नहीं होता है वाटर का किसी तरह का, इसलिए इसको बोलते हैं इम्परमेबल मेम्ब्रेन। तो हमने यहाँ 4 टाइप्स की मेम्ब्रेन पढ़ ली ऑन द बेसिस ऑफ परमेबिलिटी, या तो परमेबल होंगी या सेमी परमेबल या सिलेक्टिवली परमेबल और इम्परमेबल। अब देखो सिलेक्टिवली परमेबल में सॉल्वेंट तो अलाउ है और सिलेक्टेड सॉल्यूट, अगर वो मेजोरिटी ऑफ टाइम्स केवल सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्ट करती रहे तो मैं ऐसा लगेगा जैसे सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बन गई है, वो केवल वाटर का है सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्ट कर रही है। तो इसलिए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी बन सकती है अगर वो केवल उसी सॉल्वेंट का या वाटर का ट्रांसपोर्ट करती रहेगी, तो उस टाइम हमें ऐसे लगे से ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बन गई है। सेल मेम्ब्रेन में मेजोरिटी ऑफ टाइम्स वाटर ट्रांसपोर्ट होता रहता है, इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे वो सेमी परमेबल हो गई हो, बट वो सिलेक्टिवली परमेबल ही होती है सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बहुत काम में आएगा यहाँ पे। ऑन द बेसिस ऑफ सेल सेप, सेप मतलब सेल के सेप मतलब साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन, उसको बोलते हैं हम सेल सेप। अगर उसके बेसिस पे उसके बराबर है किसी कंसंट्रेशन, उससे कम है या उससे ज़्यादा है, तो हम 3 डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन पढ़ते हैं। अगर उसके बराबर कंसंट्रेशन मिलेगी तो उसको बोलेंगे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मतलब सेम होता है, टोनिक मीन्स कंसंट्रेशन। जिन सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन सेल सेप के बराबर है उनको बोलेंगे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैंने बीच में दिखाया है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, साथ में हाइपोटोनिक जिनकी कंसंट्रेशन सेल सेप की कंसंट्रेशन से कम है, हाइपो मीन्स लेस, टोनिक मीन्स कंसंट्रेशन, उनको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और जिन सॉल्यूशन कंसंट्रेशन सेल सेप की कंसंट्रेशन से ज़्यादा है उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर मीन्स मोर, इसलिए टोनिक मीन्स कंसंट्रेशन, तो इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब देखो सबसे पहले आइसोटोनिक के बारे में देखते हैं। अगर हमने एक सेल ली, सेल सेप की अपनी एक कंसंट्रेशन है, उसके अंदर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो सॉल्वेंट की है, अगर उतनी ही कंसंट्रेशन बाहर के सॉल्यूशन में हो जाए तो उसको हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन सेम है मतलब जितना सॉल्यूट सेल सेप के अंदर है उतना ही बाहर के सॉल्यूशन में, उसको बोलेंगे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होगी है सेम, तो जितना सॉल्वेंट बाहर है उतना ही सॉल्वेंट अंदर होगा।
इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन सेम होगी, कंसंट्रेशन सेम होने की वजह से यहाँ पे जैसे ही अगर डिस्टर्बेंस बाहर आती है अंदर आती है तो दोनों तरफ से डिस्टर्बेंस कॉज होगी। अगर पानी अंदर जाना शुरू हो गया तो अब बाहर पानी की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, फिर अंदर से पानी वापस बाहर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेट मोमेंट तो जीरो होगा बट यहाँ सिस्टम डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेगा, और इसलिए यहाँ पे नेट मूवमेंट को जीरो बोलेंगे बट कैसा इक्विलिब्रियम होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और जो सेल इस कंडीशन में होती है उसको हम बोलते हैं फ्लैसिड सेल। ये बात आप याद रखना, जो सेल इस कंडीशन में होती है उसको बोलते हैं आप फ्लैसिड सेल। अगर सेल को आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रख दोगे तो क्या कहलाएगी सेल, फ्लैसिड सेल, जहाँ पे नेट मूवमेंट जीरो है। ना तो अंदर नेट मूवमेंट होगा वाटर का, नहीं बाहर होगा, नेट मूवमेंट जीरो हो जाएगा, इक्वल अंदर होगा इक्वल बाहर हो जाएगा, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेगी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन के अंदर सेल शेप से कम सोल्यूट है, अगर सेल शेप से कम सोल्यूट है तो उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन कहलाते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जहाँ पे सेल शेप से कंसंट्रेशन कम है, मतलब सोल्यूट कम है। कंसंट्रेशन शब्द किसके लिए यूज कर रहे हैं, सोल्यूट के लिए, और सॉल्वेंट अंदर कम है और सॉल्वेंट बाहर ज़्यादा है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट सेल शेप के मुकाबले ज़्यादा है और सोल्यूट कम है उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब ये कंडीशन होगी तो बाहर देखो फ्री वाटर ज़्यादा है, फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं और वो वाटर मॉलिक्यूल अंदर जाना चाहेंगे क्योंकि अंदर पानी की डिमांड ज़्यादा है, सेल शेप में सोल्यूट ज़्यादा है। तो जब पानी का नेट इनवर्ड मूवमेंट होगा तो सेल जो है स्वेल करने लग जाएगी, सेल स्वेल करेगी तो उसको बोलते हैं हम टर्जिड बन जाएगी, वो फूलने लग जाएगी। तो इसलिए ऐसी सेल को हम बोलते हैं टर्जिड सेल। अगर हाइपोटोनिक में सेल को रख दिया तो सेल थोड़ी टाइम बाद टर्जिड बनना शुरू हो जाएगी, और पहले तो वो पार्शियल टर्जिड बनेगी और फिर थोड़े टाइम बाद जब उसके अंदर पानी का ज़्यादा मूवमेंट हो जाएगा तो वो फुल्ली टर्जिड सेल बन जाएगी। अब वो और तो पानी नहीं लेगी मगर पहले पार्शियल टर्जिड बनेगी और फिर फुल्ली टर्जिड बनेगी। तो जब भी नेट मूवमेंट अंदर की तरफ होगा, नेट इनवर्ड मूवमेंट होगा, उसको हम बोलते हैं कि वहाँ पे सेल कैसी बन गई है, टर्जिड बन गई है। और कब बनेगी, जब किस सॉल्यूशन में रखोगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पे सेल टर्जिड बनती है। थर्ड, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन मतलब सोल्यूट अगर ज़्यादा है सेल शेप के मुकाबले तो उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मैंने यहाँ पे क्या बताया कि यहाँ पे कंसंट्रेशन किसके लिए यूज़ करते हो, सोल्यूट के लिए। अगर सोल्यूट बाहर ज़्यादा है तो हाई सॉल्यूशन को बोलेंगे हाइपरटोनिक, टोनिक मीन्स कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे बाहर सोल्यूट ज़्यादा है अंदर सोल्यूट कम है, तो इसका मतलब बाहर पानी कम होगा अंदर पानी ज़्यादा होगा। तो इसलिए जब सेल को आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हो तो सेल के अंदर से पानी बाहर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि बाहर पानी की डिमांड ज़्यादा है, अंदर पानी की डिमांड कम है, और पानी फ्री अंदर ज़्यादा है, बाहर पानी फ्री कम है, इसलिए पानी अंदर से बाहर आएगा तो आउटवर्ड मूवमेंट होगा पानी का सेल के साइटोप्लाज्म से। और जैसे ही सेल साइटोप्लाज्म या अपना प्रोटोप्लाज्म वाटर लॉस करेगा उसको बोलेंगे हम प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है, और सेल को बोलेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो ऐसे प्रोसेस को तो बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस और सेल को बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो अगर सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तो सेल कैसी बन जाएगी, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। और प्लाज्मोलाइसिस के बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, और अगर प्रेशर जो पढ़ेंगे तो ट्रांजिट सेल के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें 3 टाइप के सेल देखने को मिली, फ्लैसिड सेल अगर उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, ट्रांजिट सेल अगर उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा, और प्लाज्मोलाइज्ड सेल अगर उसको आपने वहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख दिया। तो ये बेसिस क्या है ये याद रखना, सेल से आपकी कंसंट्रेशन के बेस पे डिवाइड किए गए 3 टाइप्स के सॉल्यूशन। ये बातें एनसीईआरटी में प्लाज्मोलाइसिस जो टॉपिक है उसके अंदर गिवन है, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। प्लाज्मोलाइसिस में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने के लिए, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन तो ऑलरेडी आप जो है लोअर क्लासेस में पढ़ चुके होते हैं, वो ज़्यादा डिटेल में नहीं है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस के अंदर गिवन है। देखो, द बिहेवियर ऑफ प्लांट सेल्स और टिश्यूज़, प्लांट के सेल्स या टिश्यूज़ का विद रिकॉर्ड टू वाटर मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द जो है सराउंडिंग सॉल्यूशन, ऑन द सराउंडिंग सॉल्यूशन, कि उसका वाटर मूवमेंट जो है डिपेंड किस पे करता है, वो सराउंडिंग सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है कि प्लांट सेल कैसा बिहेव कर रही है, टिश्यू कैसा बिहेव कर रहा है, तो वहाँ सराउंडिंग सॉल्यूशन कैसा है उसके बेसिस पे। इफ़ एक्सटर्नल सॉल्यूशन, अगर जो जिस सॉल्यूशन में वो सेल रखी है बैलेंसेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म,
यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर बात आया है ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऑस्मोसिस पढ़ेंगे और वहाँ पे देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। तो इसलिए अभी इतना ही याद रखो कि ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बराबर होगी तो उसको हम पता है क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इफ एक्सटर्नल सॉल्यूशन, अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूटेड देन साइटोप्लाज्म, अगर किसी की कंसंट्रेशन ज़्यादा डाइल्यूट है इन कंपेरिजन टू साइटोप्लाज्म, इट इज सेड टू बी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इफ एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर, अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड हो गया, मतलब उसमें सोल्यूट ज़्यादा हो गया, तो उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक, इट इज़ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। सेल स्वेल्स इन, अगर सेल स्वेल कब करेगी, जब उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे। एंड श्रिंक इन हाइपरटोनिक, और श्रिंक कब करेगी, जब उसके अंदर से पानी लॉस होगा, और पानी लॉस कब होगा, जब उसको रखेंगे आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तब सेल श्रिंक करेगी। और स्वेल करेगी जब हाइपरटोनिक में रखेंगे, और हाइपरटोनिक में रखने पे सेल ट्रांजिट बन जाएगी, और अगर हाइपरटोनिक में रखा सेल प्लाज्मोलाइज्ड बन जाएगी। प्लाज्मोलाइसिस के बारे में बाकी बातें हम बाद में करेंगे। अभी प्लाज्मोलाइसिस के बारे में हम नहीं देख रहे, हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में क्या क्या लिखा है बस उन्हीं बातों को ध्यान दे रहे हैं। देखो अभी यहाँ पे when the cell or tissue is placed in isotonic solution there is no net flow of water towards the inside or outside, सेल के अंदर पानी जाएगा ना ही बाहर जाएगा, तो यहाँ पे नेट मूवमेंट नहीं होगा। तो आइसोटोनिक में रखने में बताया था कि नेट मूवमेंट जीरो हो जाएगा। इफ एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंसेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म इट इज सेड टू बी आइसोटोनिक। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब मैंने कहा कि ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है, अगर दोनों के एक्सटर्नल सॉल्यूशन और साइटोप्लाज्म का या सेल सैप का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर या कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इक्वल है, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे कि उसकी कंसंट्रेशन सेल सैप के बराबर है, उसको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मीन सेम, टोनिक मीन्स कंसंट्रेशन। व्हेन वाटर फ्लोज इनटू द सेल आउट द सेल एंड आर इक्विलिब्रियम, उस टाइम क्या होगा, वाटर फ्लो करेगा, इनसाइड भी फ्लो करेगा और आउटसाइड भी फ्लो करेगा, तो इक्वली फ्लो करेगा मतलब दोनों तरफ। सेल्स आर सेड टू बी फ्लैसिड, सेल को क्या बोलते हैं, फ्लैसिड बोलते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम है देखो 11.5, यहाँ पे प्लांट सेल प्लाज्मोलाइसिस पे ज़्यादा फोकस किया गया है, साथ में और भी दिखाया है। देखो ABC करके है, अब ABC में से आइडेंटिफाई कर सकते हो। बी को देखो, बी में इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट दोनों बराबर हो रहा है, तो नेट मूवमेंट जीरो। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो उसको बोलते हैं हम फ्लैसिड सेल। और सॉल्यूशन कैसा होगा जिसमें रखी है, उसको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सी में देखो नेट मूवमेंट इनसाइड हो रहा है, तो बाहर वाला सॉल्यूशन कैसा होगा, जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी, और जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और सेल को बोलते हैं हम टर्जिड सेल, सेल बोली जाएगी टर्जिड सेल। और ए में देखो बाहर पानी आ रहा है सेल के अंदर से साइटोप्लाज्म से, इसका मतलब वाटर लॉस हो रहा है, और वाटर लॉस होगा तो सेल के अंदर से पानी बाहर आएगा, तो सेल श्रिंक करेगी। और ये कब करेगी, जब ए सोल्यूशन कैसा होगा, आपको पता है ए में सोल्यूशन हाइपरटोनिक होना चाहिए, ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा बाहर वाला सोल्यूशन, इसलिए ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो सोल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है। और सेल कैसी बन जाएगी, श्रिंक होने के बाद में प्लाज्मोलाइज्ड बन जाएगी, तो सेल को बोलेंगे प्लाज्मोलाइज सेल। तो हमने यहाँ पे ये डायग्राम के थ्रू भी पढ़ लिया कि यहाँ पे कैसे हम 3 तरह के सॉल्यूशन पढ़ते हैं और 3 तरह की सेल हमें देखने को मिलती हैं। इस वीडियो में यहीं तक पढ़ रहे हैं, यहाँ तक बातें हम करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के बारे में डिटेल में। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इन सब की रिक्वायरमेंट होगी जब हम आगे बढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की भी होगी और टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन की भी होगी, तो इसलिए हमने ये चीज़ कवर कर ली है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। और नीट के एग्ज़ाम के बेसिस पे आपको पता है कि हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हर एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ो। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम ऑस्मोसिस पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।